स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग समझेंगे एक क्रिटिकल मिनरल के बारे में और क्यों कॉपर इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, क्यों हम दुनिया में टॉप 10 कॉपर प्रोड्यूसर होने के बाद भी सिर्फ वर्ल्ड का 2% कॉपर खुद से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, डोमेस्टिकली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। कौन सी है वो कंट्री जो दुनिया का 50% से ज़्यादा कॉपर कंट्रोल करती है? डू कमेंट डाउन। और क्या सीख सकते हैं मुझसे, इन सब के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। आज का टॉपिक, व्हाई कॉपर इज इंडियाज न्यू ऑयल एंड कॉपर डेफिसिट थ्रेटन्स इंडियाज ग्रोथ। क्योंकि कॉपर का जो यूज़ है वो सिर्फ वायर्स में ना समझें, ईवीज में ज़रूरी है कॉपर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कॉपर। तो दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग और खासकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, तो कॉपर का एक क्रूशियल रोल है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं और हिस्ट्री में देखा गया है ना कि ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज एक समय रही है। तो 5000 साल पहले आईबीसी में कॉपर के आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अगर उस समय से कॉपर का यूसेज है और किसी तरह इंडिया आज कॉपर में सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करे, तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसकी रेस हम थोड़ी जल्दी पूरी कर पाएंगे, थोड़ी जल्दी, ठीक। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो आईबीसी से हम कॉपर को देख रहे हैं, और आज के समय में अगर देखा जाए तो $4 ट्रिलियन की जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, उसकी उसको हमें खर्च करने की ज़रूरत है क्रिटिकल मिनरल में, जैसे लिथियम, आपका कॉपर, ये सब। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इंडिया में जो ओवरऑल इंपोर्ट हम करते हैं कॉपर, वो बाकी सारे रेयर अर्थ मिनरल के कंबाइंड से भी ज़्यादा है उसकी वैल्यू। तो इसीलिए हमें अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है, फॉरेक्स को बचाना है, और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना है, खासकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। और इसको न्यू ऑयल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज आप चाहे ग्रीन ग्रोथ की बात करें या आप बात करें डिजिटल लेड ग्रोथ की, उन सब में कॉपर का योगदान बहुत ज़्यादा है। आप हिप्पोनॉमिक्स पे फॉलो करिए मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, एंड रीच आउट टू मी सो दैट योर एडमिशन प्रोसेस कैन बिकम ईजियर और आपको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेके। क्योंकि चाहे 335 स्कोर हो, चाहे हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर हो, चाहे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हो, ये सब में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आगे है। और हमारा कोर्स तो अब फेमस हो ही गया है दैट हमारे नोट से क्वेश्चन आते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द कॉपर एक्सप्लोजन। आज की अगर हम डिमांड देखें तो 1.3 से 1.6 मिलियन टन, 1.6 मिलियन टन हमारी डिमांड है, जिसमें से 1.3 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है, 5 लाख टन के आसपास और बढ़ते हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक ही हमारे पास बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी जो 40 से 50% तक इंडिया का कॉपर डोमेस्टिकली एनरिच करती थी, और वो थी टुटिकोरिन तमिलनाडु में, वेदांता। वो बंद हो गई है कोर्ट ने ऑर्डर की वजह से और भी बातों की वजह से वो अब बंद हो चुकी है। अब क्योंकि अब वो बंद हो गई है तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी और बढ़ गई है कॉपर के ऊपर। इसीलिए 2030 तक हमको लगभग 3.25 मिलियन टन कॉपर चाहिए होगा, और 2,74,000 टन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। अब ग्रीन एनर्जी मतलब चाहे वो सोलर सेल्स हो, क्योंकि हम अपना 500 गीगावाट का टारगेट है हमारा सोलर वाला, वहाँ भी कॉपर चाहिए। चाहे इन्वर्टर बनाने में हो, चाहे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में हो, आपको विंड एनर्जी के लिए भी कॉपर चाहिए, ईवी बनाने के लिए भी कॉपर चाहिए, वायरिंग के लिए। तो कॉपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर ग्रीन ग्रोथ नीड्स के लिए। आगे देखा जाए केस स्टडी, तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एम्बिशन है 500 गीगावाट फ्रॉम आपका सोलर पावर हो, या 107 गीगावाट आज हम विंड पावर देखते हैं तो 2030 तक, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर कॉपर को टैप इन करने के लिए रिसोर्सेज हों। क्योंकि ज़्यादातर माइंस कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, चिली, पेरू में है, और उन सारे माइंस के ऊपर एक ही कंट्री का राज है, और वो कंट्री है चाइना। एंड एज डोनाल्ड ट्रम्प सेज, चाइना। और ये चाइना 50% से ज़्यादा कॉपर को कंट्रोल करता है दुनिया भर में। जैसे लिथियम को 75-80% रिफाइंड लिथियम चाइना में ही होता है,
वैसे ही कॉपर भी, ये दोनों फ्यूचर क्रिटिकल मिनरल्स है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ मॉडल की बात करें तो रोस्टोव का जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो इंडिया पे भी अप्लाई होता है कि अगर हम इंफ्रा डेवलप करेंगे तभी तो एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प मिलेगी। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स सोलर सेल्स, दैट सपोर्ट्स विंड पावर। अब उसके लिए हमको चाहिए कॉपर। आगे देखा जाए तो इंडिया में कॉपर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है कि 18% ऑफ आवर कॉपर रिजर्व इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल है। इसमें से भी अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो जो हाई कॉपर कंटेंट वाली हमारी माइंस है वो 10% से भी कम है, 9 पॉइंट समथिंग, 10% से भी कम हमारे पास ऐसी माइन है जिसमें हाई क्वालिटी हाई ग्रेड कॉपर हम निकाल सकें। ठीक है, यानी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है हमारे पास, रिसोर्स स्कार्सिटी है हमारे पास। और उसके अलावा हम देखें तो टूटीकोरिन वाला डिजास्टर हुआ था 2018 में, जिसके बाद वेदांता को बंद करना पड़ा था अपना कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, वो इंडिया को 40% कॉपर देता था। इसीलिए हम देखते हैं कि आज लगभग 95% ऑन एवरेज हमारी कॉपर पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो अगर हम देखें जैसे हमारी कंट्री है, हमारे पास कॉपर के बहुत सारे रिजर्व है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट फाइनेंशियली एक्सट्रैक्ट कितने को कर सकते हैं बात उसकी है। हम सारे को फाइनेंशियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सारे हाई क्वालिटी कॉपर नहीं है। जैसे हमारा कोल मिनरल की भी बात करें रिजर्व की, तो हाई क्वालिटी कोल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, इंपोर्ट होता है कोल इंडिया में। ठीक उसी तरह हम ये देखते हैं कि जो भी कंट्रीज रिच होती हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज, वो कैपिटलाइज नहीं कर पाती हैं उसको, बिकॉज देयर इज करप्शन, देयर इज इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, देयर इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बाहर से कंट्री आती है, जैसे चाइना गई और पेरू, बोलीविया, ये सब जो कंट्रीज है, वहाँ चिले, वहाँ की माइंस को कंट्रोल कर लिया। अब चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल है आपकी सोवरेन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि आप अपना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आप चाहे वो रियासी में आप बात करते हो लिथियम रिजर्व किया, अंडमान में ऑयल मिल गया, बिहार में गोल्ड मिल गया, बट लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग पब्लिक, इसकी वजह से हम उस अपनी ज्योग्राफी को इकोनॉमी की ज्योग्राफी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आगे देखा जाए तो चाइना इस जियोपॉलिटिकल गेम में सबसे आगे। चाइना लगभग 50% कंट्रोल करता है ग्लोबल कॉपर प्रोसेसिंग को, यानी फाइनलाइज्ड फिनिश्ड कॉपर जो है 50% कंट्रोल करता है चाइना। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बैन की वजह से, मतलब इंडोनेशिया अपने कॉपर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इसकी वजह से चाइना की पकड़ ग्लोबल मार्केट पे और ज़्यादा बड़ी हो गई है। और रिसोर्स नेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो कंट्रीज जो है अपने वेपनाइज करती भी रहती हैं अपने क्रिटिकल मिनरल्स को। जैसे चाइना ने परमानेंट मैग्नेट की बात कर लो, या फिर हाई एंड टनल बोरिंग मशीन की बात कर ली जाए, चाहे आप कॉपर की बात कर ले, तो वो इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है, ये कह के कि क्रिटिकल मिनरल है, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी डिपेंडेंसी है वहाँ पे, हम और कहाँ जाएंगे। ठीक, इसीलिए हम देखते हैं कि चाइना की कॉपर स्ट्रैटेजी ये एक लॉन्ग टर्म कॉपर स्ट्रैटेजी है, जो चाइना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके, चाहे वो अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ हो या फिर साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट जैसे पेरू और चिली की गवर्नमेंट्स हो, और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लिमिटेड अधिकार वहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अगर हम इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब की बात करें कि अगर कॉपर खत्म हो गया तो, मतलब हमारे टैप इन करने से पहले खत्म हो गया तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो, स्मार्ट सिटीज की बात हो, ग्रीन हाईवेज की बात हो, या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज जैसे सोलर पावर हो, विंड पावर हो। और इसके साथ साथ ट्रेड बैलेंस का शॉक लग सके, क्योंकि ऑलरेडी हम 95% अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस बढ़ गए तो हमें और महंगा पड़ेगा इंपोर्ट करना, तो और महंगा पड़ेगा तो फिर और जेब ढीली होगी हमारी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस रिजल्ट्स इन क्रिटिकल रिसोर्स बॉटलनेक थ्योरी। ये थ्योरी सिंपल सी ये कहती है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी एक सिंगल रिसोर्स पे बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपकी इंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका पूरा सरप्लस एक ही जगह चला जाए। जैसे आज हम पेट्रोल के लिए 85% पैसा खर्चा कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है जब हम रिन्यूएबल शिफ्ट कर रहे हो तो कॉपर के ऊपर वही पैसा खर्चा करना हो, चाहे वो ईवी के लिए करना हो, चाहे वो किसी भी और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बेस्ड सोर्सेज के लिए करना हो। आज हमारा इंपोर्ट बिल $10 बिलियन ग्लोबली है,
फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि $50 बिलियन तक ये इंपोर्ट बिल जा सकता है अगर हम प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सॉल्यूशंस नहीं निकाले तो। लेकिन इन सब के बीच सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे इंडिया में टूटिकोरिन अगर बंद हुआ तो उसके साथ साथ गुजरात में खासकर अडानी जी, वहां पे कॉपर स्मेल्टिंग आगे बढ़ी है। लगभग 5 लाख टन से बढ़ के 10 लाख टन तक कॉपर स्मेल्टिंग होने जा रही है गुजरात में। ठीक है, और इसका एक फायदा भी है, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट तो खैर अडानी पोर्ट ही है, चाहे वो हजीरा पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट के एक्सेस की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान होता है कॉपर को। ठीक है, यहीं पे हम हिंडाल्को की सक्सेस देखते हैं कि 3 लाख टन तक का एक्सपेंशन है। अडानी लगभग 10 लाख टन, 1 मिलियन टन बोले तो 10 लाख टन तक का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज इंडिया में भी हैं, पर क्या ये सफिशिएंट है? तो नहीं। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम चिली की बात करें तो चिली के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सारे क्रिटिकल मिनरल आपको साउथ अमेरिकन ट्रायंगल में दिखाई देंगे, चिली हो, पेरू हो, बोलीविया हो, अर्जेंटीना हो, यहीं पे सब कुछ ज़्यादातर मिलता है। तो ये जैसे क्रूड ऑयल मिलता है सऊदी में, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया क्रूड ऑयल को और उससे अपनी वेल्थ बना ली। अब चिली को भी अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करेगा अगर, तो अपने कॉपर रेवेन्यू से अपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है चिली। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में, क्योंकि आप कॉपर बेच के कमा रहे हैं तो उसको अपने वेलफेयर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू नाउ हैव सरप्लस मनी। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी डेवलप किया सो दैट मनी डज नॉट रेस्ट इन हैंड्स ऑफ फ्यू, ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाला प्रॉब्लम ना हो। आगे देखा जाएगा तो चाइना की ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी यही रही है, वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाहें वो लोग, फ्रॉम माइंस टू फैक्ट्रीज। ठीक है, माइंस टू मैन्युफैक्चरर की आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन देखी गई है। तो माइनिंग कंट्रोल कर रहे हैं आप दूसरे देश में, और अपने देश में आप मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज कर पा रहे हैं, और 50% ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं आप कॉपर के ऊपर। इसी के साथ साथ धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उनके पास एक एडवांस्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आई है। लर्निंग फॉर इंडिया अगर देखा जाए तो हम हर जगह से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट हैं, हमने बहुत जगह टैप नहीं किया है, क्योंकि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की भी बात आ जाती है। तो हमें पेरू से भी सीखने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट दैट लैक्स करप्शन एंड बिल्ड्स मोर ट्रस्ट इन द सिस्टम। और चाइना से सीखने की जरूरत है कि कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज आप फॉरेन माइंस के ऊपर भी अपना डोमेस्टिक कंट्रोल बना सकते हैं। तो बैटल प्लान क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फ्यूचर? क्या करें हम लोग, कहां से सीखें, क्या करें? तो एक 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमको डोमेस्टिक रेनेसां यानी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जैसे पॉलिसी रिफॉर्म करने की जरूरत है, सो दैट माइनिंग, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन कैन बी डेवलप्ड। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई मान लीजिए कि लिमिटेड कॉपर है हमारे पास, तो उसको रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज हम बेहतर कर सकें, उस कॉपर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ठीक, तो रिसाइकलिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये हमारी स्ट्रैटेजी है डोमेस्टिक। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो ऐसे नेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन नेशन जहां पे कॉपर ज्यादा है, उनके साथ हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप करें, सो दैट हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकें, कि उनसे हम कुछ ले रहे हैं और हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क की बात की जाए, रिसोर्स डिप्लोमेसी की बात की जाए, ताकि हम दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बना रहे, किसी के ऊपर तराजू किसी का भारी ना हो, बेसिक सी बात ये। इसके साथ साथ हम हमको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे चिली में किया, पेरू में किया, अफ्रीका में किया, तो उससे हमारे सॉफ्ट पावर की भी पहचान होगी कि हमने वहां पे इन्वेस्ट किया है, उसके बदले हम वहां से कुछ जैसे कॉपर ले रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी 3 इज इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अब इनोवेशन एंड एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो कॉपर के सब्स्टिट्यूट्स खोजने की जरूरत है। अब जैसे एलॉयज कोई आप खोज लेते हैं अगर, ऐसे सब्स्टिट्यूट, और उसके अलावा एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज बनाने की जरूरत है, यानी पर यूनिट कॉपर रिक्वायरमेंट कम कर सके। जैसे वायर्स में, जैसे टेस्ला ने एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया कि एक सिंगल पीस ऑफ वायर से पूरी कार को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो वहां आप बचा सकते हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी की अगर बात की जाए, मैक्सिमम रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ कॉपर शुड बी मेड अवेलेबल। तो इस तरह से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करके अपने फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं,
एज फार एज कॉपर एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल इज कंसर्न, क्योंकि फ्यूचर तो भाई यही है। ठीक है, तो क्या समझे हम इस पे कि अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इनोवेशन को एक साथ अगर हम लेके आएंगे तो हम एक बेहतर फ्यूचर देख सकते हैं भारत के लिए, जहां पे हमारी डिपेंडेंसी दुनिया भर में थोड़ी कम होगी और हम स्ट्रैटेजिकली थोड़ा ज्यादा पावरफुल होंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बन पाएंगे। तो विजन क्या है? बाय द टाइम वी सेलिब्रेट आवर 100 ईयर्स, हम लोग को कॉपर सिक्योर, और अगर लमसम ब्रॉडर बात की जाए, ना सिर्फ कॉपर सिक्योर बल्कि एनर्जी सिक्योर विथ क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल जरूरी है, सो दैट वी कैन बी ग्लोबल लीडर्स, सुपर पावर और डेवलप्ड नेशन बनने का जो हमारा सपना है 100 साल पे, वो हम पूरा कर सके, उसके लिए जरूरी है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।